है लाइव स्ट्रीमिंग ମୁଁ चालू ମୋର ଅଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖୁନି ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିଦେଲି। ठीक है। So what we are gonna discuss today? Hey everyone. ही एवरीवन नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बहुत क्लीशे और बोरिंग है। सो लेट्स जंप इनटू द स्ट्रीम। तो चलो आज हम क्या क्या स्टार्ट क्या डिस्कस करें करने आज? वाले हैं? समथिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे ओके। ट्विटर में देखो ना, ट्विटर में क्या अभी, ट्विटर में क्या चल रहा है। कोई है क्या इधर? एक बार चेक कर लो, शो पासवर्ड देखो। ओह माय गॉड। राकेश एक बार ये चेक करना भाई, क्या सीन है? क्या? मोबाइल में चेक करना, स्ट्रीम खोल के स्क्रीन ब्लैंक दिखा रहा है या फिर क्या दिखा रहा है? ओके। Listen, you had an article about Exo 2, right? चेक किया? The screen is blank. ब्लैंक दिखा रहा है ना? तुम्हारा और मेरा थोड़ा ही दिख रहा है। एक सेकंड, मैं बस स्क्रीन ऑन कर रहा। अब दिख रहा है स्क्रीन? Give me 5 second latency. अभी दिख रहा होगा? No, latency is 15 seconds. You might have turned on the latency to normal. You should have done it to low. Now it's visible. हमें कहाँ से पता चलेगा अभी क्या चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड वगैरह? अरे भाई वो आर्टिकल ओपन करो, एक्सो 2 वाला। एक्सो 2 वाला आर्टिकल, ओके ये रहा। Okay, so today we will discuss about this high performance computing with much less code वाला article of MIT Books. Let's एक्सो start. 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज enables reusable scheduling libraries external to compilers। कुछ समझ में नहीं आया भाई, क्या सीन चल रहा है इसका? हाँ, इसको चैट जीपीटी में और क्या बोलता है? सबर सबर, पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ समझ में आए तो सही है, वरना फिर है तो हमारा दोस्त चैट जीपीटी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग विथ मच लेस कोड। स्क्रीन विजिबल है? जी जी। हाँ हाँ हाँ। ओके।
Exo 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज enables reusable scheduling libraries external to compilers. तो शायद मुझे हो सकता है ये हो कि reusable scheduling libraries external to compilers. देखते हैं क्या सीन है. Many companies invest heavily in hiring talent to create the high performance library code that underpins modern artificial intelligence system. Nvidia, for instance, developed some of the most advanced high performance computing libraries, creating a competitive moat that has proven difficult for others to breach. इसका क्या मतलब है? Copy it and paste it in ChatGPT. पहले खुद से पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा ही तो आर्टिकल है, अरे उसके कुछ नहीं पता, बेकार में हीरो बन रहे हो भाई. बाद देखते हैं पहले पढ़ते हैं. अंडरपिन का मतलब क्या है, बोलो एक बार. क्या क्या चीज़ का? अंडरपिन का मतलब क्या है? अंडरपिन्स का मतलब होता है पिन कुछ के नहीं पता नीचे वाला. आपको. आपको पता हाँ, है पिन क्या होता कॉपी है? मैं पेस्ट. दिखा सकता हूँ. ठीक है एक सेकंड. Many companies are चैट heavily जीपीटी. hiring to create the high performance library code that underpins modern. Nvidia, for instance, developed some of the most advanced high performance computing libraries. Competitive mode for okay. तो high performance computing libraries कुछ होता है जो शायद कुछ करता है. But what if a couple of students within a few months could compete with the state-of-art HPC high performance computing libraries with a few hundred lines of codes instead of tens of hundred? Okay. तो हो सकता है ये वो हो जो चैट जीपीटी और डीप सिक जैसा सीन है कि एक तरफ आवाज़ आ रही है आपको क्लियर. यार. एक तरफ कंपनीज जैसे ओपन एआई वगैरह हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ डीप सिक ने बहुत कम पैसे में कर दिया था. तो हो सकता है उस टाइप का कुछ इनोवेशन हुआ है एचपीसी में, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अरे लाइब्रेरी. भाई थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ले लो, चैट जीपीटी में पेस्ट करो, क्या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्या होता है पहले ये तो जान लो. इसमें ही देखेंगे हम लोग, फिर इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे. बस मुझे 2 मिनट का वक्त दो. That's what researchers at MIT's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory have shown with a new programming language called Exo 2. Exo 2 belongs to a new category of programming languages that MIT professor Jonathan Reagan Kelly calls user schedulable languages. Instead of hoping that an opaque compiler will auto-generate the fastest possible code, USLs put programmers in the driver's seat, allowing them to write schedules that explicitly control how the compiler generates code. This enables performance engineers to transfer simple programs that specify what they want to compute into complex programs that do the same thing as the original specification but much faster. तो compilation process में शायद हो सकता है कहीं पे कुछ इन्होंने innovation किया हो. One of the limitation of existing ULCs like the original Exo is the relatively fixed set of scheduling operations, which makes it difficult to reuse scheduling code across different kernels. The individual components in high computer. Okay, in contrast, Exo 2 enables users to define new scheduling operations externally to the compiler, facilitating creation of usable scheduling library. Lead author Yuka Ikarashi, an MIT PhD student in electronic engineering and computer science and CSAIL affiliate, says that Exo 2 can reduce total schedule code by a factor of 100. Deliver performance competitive with state-of-art so multiple including basic linear that power many. Okay, this makes an attractive option for engineers and HPC focused on optimized kernel across different. Okay, bottom approach. Okay. चैट जीपीटी खोले भाई. ये Start लिंक with the देने first से line. समराइज कर सकता है या फिर उसका No, don't do that. और क्या करना है? पहले फर्स्ट लाइन पढ़ो. टाइटल क्या है? हाई परफॉर्मेंस टाइटल है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग विद मच लेस कोड. फिर नीचे वाला सब हेडिंग क्या है? ये एचपीसी वाला हाई परफॉर्मेंस No, कंप्यूटिंग. not this one. सब हेडिंग. सब हेडिंग तो ये है. The Exo 2 programming languages enables reusable scheduling library external to compilers. Okay. इसको मत करो. हाँ तुम बताओ भाई. अरे don't type anything right now. हाँ तुम बताओ भाई. फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको पहले कॉपी करके पेस्ट करो, तो चैट जीपीटी को पहले कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि किस बारे में आंसर देना है. ये वाला. उसके बाद पूछना है कि एचपीसी क्या होता है. हाँ, otherwise it might hallucinate. Okay, in this context, zoom करना थोड़ा zoom तो 120 को कर लो. हो गया भाई. 120.
दिख रहा है अभी प्रॉपर? 120% भाई प्लीज। 150% में है अभी। नहीं तो फिर कम कर दो, 110 नहीं करो। 110, ये रहा। ठीक है, यही बस। In this context, HPC scheduling libraries refer to software frameworks that manage the execution of high-performance workload efficiency across distributed and parallel computing resource. These libraries optimize resource allocation, scheduling, and execution of AI and HPC tasks. Okay, again, in this context, what's the context? In high-performance library code that underpins modern operating system, NVIDIA, for instance, blah, blah, blah. In this context, HPC scheduling libraries refer to software frameworks that manage the execution of high performance workload efficiently across distributed and parallel computing resources. पहले तो आप मुझे ये बताओ कि distributed computing and parallel computing क्या होता है? हेलो, हम्म। what is distributed computing and parallel computing? डिस्ट्रीब्यूटेड का शायद वो मतलब होता है जैसे कि शायद नहीं, तो फिर नया टैब खोलिए, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड करना कंप्यूटिंग उतना इज अच्छा मेथड नहीं ऑफ, लगता। अच्छा ठीक है। ये रहा। Distributed computing is the method of making multiple computers work together to solve a common problem. It makes a computer network appear a powerful single computer that performs large-scale resources to deal with complex challenges. For example, distributed computing can encrypt large volume of data, solve physics and chemical equations with many variables, and render high-quality three-dimensional video animations. Distributed programming and distributed algorithms are some of some other terms. It all refer to distributed computing. Okay. एडवांटेजेस क्या है? स्केलेबिलिटी होगा, अवेलेबिलिटी होगा, कंसिस्टेंसी। ओके, सो ये अभी क्या, इसको हॉरिजॉन्टली स्केल करेंगे अगर कंप्यूटिंग को, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ काम करने को डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं शायद, और आई कैन गेट फ्रॉम इट। इज दिस करेक्ट? हाँ, हो सकता है। सो व्हाट इज पैरेलल कंप्यूटिंग अगेन? इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर टास्क। ओके ठीक है। तो एक ही कंप्यूटर में ओएस के अंदर, सॉरी अपने सीपीयू के अंदर वो कितना रिसोर्स दे रहा है एक टास्क को डिवाइड करने के लिए। इसका एक ओएस में कॉन्सेप्ट था ना, क्या था? थ्रेड्स। हाँ, लाइट वेट वो एक टास्क को कंप्लीट प्रोसेसेस। करने के लिए मल्टीपल थ्रेड्स को अलॉट करता है ना। हाँ, वो मल्टीपल थ्रेडिंग होता है उसमें बेसिकली। दैट्स मल्टी थ्रेडिंग। हम्म। ठीक है। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में रिसोर्सेज का मतलब है कि ज्यादा कंप्यूटर्स, एंड पैरेलल कंप्यूटिंग में रिसोर्सेज का मतलब है कि ज्यादा सीपीयू पावर। एम आई राइट? हाँ हाँ, ये पता नहीं लाइव स्ट्रीम। अच्छा अच्छा, ये बहुत पुराना वाला चल रहा है। ओके, सॉरी ठीक है, फिर सॉरी। चैट जीपीटी वाला ओपन करो। एक सेकंड, चैट जीपीटी वाला ये रहा। Okay, so क्या करो? In this context, the scheduling libraries refer to software frameworks that manage the execution of high-performance workload efficiently across distributed and parallel computing resources. Okay, efficiently manage करते हैं high performance काम को। Okay. These libraries optimize resource allocation, scheduling, and execution of AI and HPC tasks. Okay, now search करो what is resource allocation scheduling in operating systems. रिसोर्स एलोकेशन शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आई डोंट थिंक कि Yes. वो चाहिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे वो बोल रहा है एआई के कॉन्टेक्स्ट में जनरली बता रहा है, तो हमें मुझे इसका लगता है मतलब ये। ही नहीं जानना, हमें जानना है कि ये दोनों का मतलब क्या है, फिर उसको यूज करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, ना क्या कि इस क्या कॉन्टेक्स्ट किसका में सब मतलब चीजों को जानना है जानना है। हमको? मुझे जानना है व्हाट इज शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग तो पता ही है मुझे। क्या बोलो? रिसोर्स देखो, बेसिकली तुम्हारा अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस है, ठीक है, और तुम्हारा हाँ। ओएस इंतज़ार कर रहा है हर प्रोसेस को, वो हर प्रोसेस को एक बारी में तो प्रोसेस नहीं कर सकता ना। क्योंकि हाँ। अगर हम लोग सिंगल क्या बोलते हैं बेसिकली कोर्स पे चलते हैं, ठीक है, हम ये समझते हैं कि हमारा सीपीयू एक कोर का ही है, ठीक। तो हर कोर में क्या ठीक है। होता है, एक ही प्रोसेस चल सकता है एक साथ में, ठीक है। तो बहुत सारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या करता है, हर प्रोसेस को लाइन में रखता है। अब उसमें अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस को भेजेगा
कि तुम मेन मेमोरी में जाओ और एग्जीक्यूट हो बोल के। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल के लिए अगर एक समझा दूँ कि कुछ ऐसा हमारा फोटोशॉप टाइप का कुछ चल रहा है सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में, और वो थोड़ा सा इंटेंसिव है जीपीयू को लेके, क्योंकि वो जीपीयू ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको जीपीयू एलोकेट करके हम लोग दूसरा टास्क कर पाएँ, वो प्रोसेस को मतलब क्या बोलते हैं बेसिकली शेड्यूल करने के लिए यूज़ होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। कुछ जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ओएस शेड्यूलिंग। इसमें नहीं, इस वाले में नहीं, इस वाले में नहीं, दूसरे वाला एक टैब ओपन करो चैट जीपीटी। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ये रहा। ये है सब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। ये होता है कि ये मैं कुछ बता देता हूँ पहले, जैसे कि मान लो ये चीज़ें हैं, ये मुझे पता है। अराइवल टाइम मतलब कब, मतलब वो प्रोसेस क्यू में आया, ठीक है। कंप्लीशन मतलब कब कंप्लीट होगा। बर्स्ट टाइम मतलब सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए कितना वक्त लगेगा उसको। टर्न अराउंड टाइम का ये मतलब होता है कोई प्रोसेस है जो आके क्यू में अटका है और वो कंप्लीट होके जा रहा है, तो कितना वक्त तक वो पूरा रहा उसको बोलते हैं हम लोग मतलब टर्न अराउंड टाइम। तो ये टाइम रेफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। वेटिंग टाइम तो पता ही है क्या सीन है, कितना देर वेट कर रहा है, मतलब कितना देर वो रुका पूरा सीपीयू में, और एक्चुअली उसका काम कितना देर तक था, काम कितना देर तक था वो बताता है हमें बर्स्ट टाइम, ठीक है। समझ में आ रहा है? हेलो? यस यस यस। तो उसके अकॉर्डिंगली वेटिंग टाइम निकल जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहला मिलेगा। इसका ऑब्वियसली मेरिट यही है कि तुम पहले अगर आ रहे हो तो तुम्हें पहले मिल रहा है, लेकिन इसका डीमेरिट ये है कि मान लो कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जो कि बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव है, कि उसको रिसोर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो बाकी जितना प्रोसेस है वो कभी आ ही नहीं पाएगा। तो इससे हमें वो एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन में चला जाएगा बेसिकली, क्या बोलते हैं उसको, भुखमरी वाला कंडीशन। अरे यार उसका नाम नहीं पता, ड्राई स्टेट तो नहीं बोलेंगे, कुछ कंडीशन होता है बेसिकली, उसको कभी मिलेगा ही नहीं चांस दूसरे प्रोसेस को, क्योंकि अगर पहला प्रोसेस ही वैसा आ गया तो। दूसरा है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब आप क्या कर रहे हो भाई, आप खुद से लगे पड़े हो क्या अपने में? नहीं नहीं नहीं, आई एम लिसनिंग। तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब बर्स्ट टाइम जिसका कम होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको मिलता जाएगा कि एक कम वक्त लेगा, इसको पहले करा के निपटा दो, इस टाइप का। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम मतलब अब इसमें दो टाइप का होता है सीपीयू शेड्यूलिंग में, ये समझने से ही हमें रिमेनिंग टाइम वाला समझ में आएगा। एक तो प्रीएम्प्टिव, दूसरा होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता है कि एक कोई प्रोसेस है जो चल रहा है, ठीक है, उसको हम बीच में रनिंग स्टेट से निकाल के रेडी स्टेट में भेज सकते हैं फिर वापस, ऐसा समझ में आ रहा है? मतलब जी मान जी। लो वो 10 सेकंड लेगा पूरा खत्म करने के लिए, लेकिन 2 सेकंड के बाद ही हमने पूरा निकाल दिया उसको और हमने क्यू पे डाल दिया, तो बाकी 8 सेकंड उसका नहीं हुआ है अभी तक एग्जीक्यूट। तो ऐसे बीच में निकालने वाले को हम बोलते हैं प्री एम्प्टिव, मतलब ओके। एम्प्टी होने से पहले ही हमने निकाल दिया उसको। ये हम करते हैं ताकि हम लोग प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकें। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब अगर एक प्रोसेस घुस गया मतलब मेन मेमोरी में या फिर सीपीयू में, तो उसको पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद ही फिर दूसरा प्रोसेस जा सकता है, तो उसको हम बीच में से नहीं निकाल सकते। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग मतलब अगर कोई प्रोसेस है जिसका आधा ही एग्जीक्यूट हुआ है, जो रिमेनिंग टाइम है उसका मतलब जितने भी प्रोसेस है उस सब में से सबसे कम रिमेनिंग टाइम वाले को हम लोग पहले देंगे। राउंड रॉबिन का मतलब होता है हम स्पेसिफिक टाइम काउंटर के लिए कुछ अलाउ करते हैं कि हर 2 सेकंड में हमें प्रोसेस चेंज करना है। तो मान लो P1 से लेके P10 तक पूरा है क्यू में, तो सबका बर्स्ट टाइम अलग अलग है, किसी का 10 सेकंड है, किसी का 10 मिनट है, किसी का 2 मिनट है, सबका। तो हम हर किसी को 5-5 सेकंड अगर दे रहे, तो प्रोसेस 1 5 सेकंड में आया, प्रोसेस 2 5 सेकंड, ऐसे पूरा घूमता जा रहा है। जो जैसे कंप्लीट होता जा रहा है वो वैसे मतलब कंप्लीट हो जा रहा है, और बाकी सब वेटिंग मतलब क्यू में घूम रहे हैं ऐसा। प्रायोरिटी राउंड शेड्यूलिंग रॉबिन है ना मतलब, ये? हाँ ये राउंड रॉबिन है, ये सबसे पॉपुलर है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पॉपुलर क्यों है? ऑब्वियस सी बात है कि हम हर किसी को मौका दे रहे हैं, क्योंकि हर प्रोसेस बेसिकली एग्जीक्यूट करना चाहता है, और यही मल्टीटास्किंग का कोर प्रिंसिपल है कि हम एक साथ में बहुत सारा प्रोसेस कर सकते हैं बोल के। तो जो जितना तो ज़्यादा अभी मल्टी अभी जो अभी सीपीयू में शेड्यूलिंग के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है? मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो राउंड रॉबिन ही सुन जाएगा, हम लोग देख लेंगे मतलब अभी क्या यूज़ होता है। मैंने जब पढ़ा था ओएस में तो प्रोफेसर ने बस यही बताया था कि राउंड रॉबिन जो है वो ज़्यादा मतलब यूज़ होता है बोल के। खैर बाद में आता है ठीक है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें क्या है कि हम हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी अटैच कर लेंगे, जिसका ज़्यादा प्रायोरिटी उसको उतना मिलेगा। फिर ये रेस्पॉन्स वाला ये सब चीज़ें नहीं पता, और ये हमें बताया भी गया था इतना नेसेसरी नहीं है बोल के ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, मोस्ट ऑप्टिमल। नहीं ये नहीं,
which is used currently. ऐसे सर्च करो ना, which kind of scheduling algorithms are used in the latest ये Intel इसमें chip? मिल सकता है हमको। इसमें नहीं, दूसरे टैब्स में, इसका कॉन्टेक्स्ट खराब मत करो। अरे कुछ नहीं होता भाई। अरे नो प्लीज। which CPU scheduling algorithms are used in the latest Intel chips. oh my god round robin completely fair scheduler red black tree for a fair time sharing। अरे बाप रे, ये हम एक्सप्लोर करेंगे कभी, है ना। वन ठीक। शेड्यूलर फास्ट बट रिप्लेस बाय CFS, तो CFS काफ़ी पॉपुलर है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू यूज्ड इन विंडोज एंड मैक ओएस फॉर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, रियल टाइम शेड्यूलिंग FIFO बट टाइम क्रिटिकल टास्क इन लिनक्स। ओके, मोबाइल में तो अलग है। क्लाउड एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में गैंग शेड्यूलिंग, सुपर कंप्यूटर्स फॉर पैरेलल जॉब्स, एंश्योर रिसोर्स फेयरनेस अमंग यूजर्स वेयर यूजिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो साल में मूव टू आवर ओल्ड। ठीक है। So this is about scheduling. These are the do is optimize the scheduling part and the resource allocation part. And what is resource allocation? To provide CPU power and RAM power. That is all. No? तो मेरे को लगता है हम इससे बहुत जल्दी, पता है कैसे 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 सीख सकते हैं, ऐसे सीख सकते हैं, रुको। अरे नहीं नहीं भाई, पूरा डिटेल कॉन्टेक्स्ट जानना है हमें। हाँ तो जान इसका लेंगे ना समराइजेशन तो हम क्वेश्चन ही तो पूछेंगे और ये कॉन्टेक्स्ट पूरा दे रहा है। अब हमें जो जो चीज़ें पूछ रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली बताएगा, क्योंकि हम लोग अ, जैसे कि अभी हमने देखा कि CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स किस किस टाइप के हैं, तो बहुत सारा है, तो हमें चाहिए नहीं वो सारा चीज़, समझ रहे हो। इसीलिए अब पूछो क्या क्या पूछना है, क्या जानना है अभी। पढ़ेंगे पढ़ेंगे तभी तो पूछेंगे। हाँ तो पहला यहाँ से पढ़ लेते हैं हम। ये रहा फर्स्ट पूछो पहले, पैराग्राफ। व्हाट इज हाई परफॉर्मेंस ओके, कंप्यूटिंग, जो भी है HPC। व्हाट इज HPC। what are the uses of HPC? दिया तो है ये, AI साइंटिफिक सिमुलेशंस, वेदर फॉरकास्टिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, जहाँ पे प्रोसेसिंग को हमें बहुत तेज़ी करना है सुपर कंप्यूटर्स में। ये पूरा पढ़ो ना। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स एंड पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स computational programs much faster than standard computers. It is used in fields requiring massive calculations such as AI, scientific simulations, weather forecasting and financial modeling. Key features: parallel processing, obviously, high speed networks, scalability, optimized software. ओके, अब क्या जानना है हमको। नहीं, एक मिनट मुझे एक पूछना है। How HPC contribute to scalability of any system? एक मिनट, कंपोनेंट्स एक बार देख लेता हूँ। देखो Components. Okay. How it can schedule? Sorry. ये रहा एक Scale. एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मतलब होल्ड ऑन योर हॉर्सेस। क्या पूछना चाहते थे याद रखो, ये देखो। लार्ज स्केल डीप लर्निंग मॉडल्स like GPT-4 or Stable Diffusion requires HPC clusters with thousands of
NVIDIA A100 और H100 GPUs, ये रहा CUDA CUDNN TensorRT NVIDIA Juice एक्सेलरेशन लाइब्रेरीज, ठीक है। अब इससे हमें स्पेसिफिक एक चीज़ जानना था, वो था हमारा HPC लाइब्रेरीज क्या होता है ना। क्या पूछना था तुमको? How HPC can be used to scale any system? That designed to maximize performance in supercomputers clusters. These libraries provide optimized functions for parallel computing, numerical analysis, AI simulations. Okay. How HPC? How HPC scale any system? Is it related to vertical scaling? Any system. Vertical scaling क्या होता है? एक सिस्टम का कंप्यूटेशन पावर बढ़ाना। What are high speed interconnects? एक बार गूगल सर्च करना। इसका क्या मतलब है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। इसमें लिखा है HPC स्केलिंग वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। ये रहा वर्टिकल स्केलिंग, ये रहा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये रहा हाइब्रिड स्केलिंग। HPC स्केलिंग किधर है? ये है क्या? HPC यूज होता है स्केलिंग के लिए। जब सिस्टम को वर्टिकली स्केल किया जाता है तो फिर उसका कंप्यूटेशन पावर भी बढ़ता है ना, तो फिर उसके अंदर कोई भी अगर रिसोर्स इंटेंसिव टास्क होगा तो वो वर्टिकल स्केलिंग करने से उसमें काइंड ऑफ सिमिलर रिजल्ट है ये। अगर आपके पास कम रिसोर्सेज वाला सिस्टम है तो फिर उसमें आपको HPC यूज करना पड़ेगा सिस्टम को स्केल करने के लिए। और लेकिन अगर आप HPC यूज नहीं कर रहे हो then you can scale the system using vertical scaling. So what I mean to say is आपके पास एक सिस्टम है जिसका पावर 100 है, तो उसमें अगर जितना आप कंप्यूटेशन कर पा रहे हो आप HPC यूज करोगे तो उसमें 120% ऑफ द टास्क आप कर पाओगे, जो कि आप नॉर्मल सिस्टम को 120 पे जब स्केल करने के बाद जैसा कंप्यूटेशन हो पाएगा वो आप 100 वाले सिस्टम में भी HPC यूज करके कर पाओगे। I think that's what is the use of HPC. यही मुझे डाउट था। HPC स्केलिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ लिखा था, जो मतलब डिफरेंस में, वहाँ पे HPC का जिक्र बस यहाँ पे हुआ था, HPC क्लस्टर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। तो दैट क्रिएटेड माय डाउट, और यहाँ पे वो प्रूव हो रहा है मैसिवली। बस मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग, GPUs वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें हम लोग वो HPC का काम, मतलब HPC का प्राइमरी काम होगा फिर तो शेड्यूल करना है ना, कि इस वाले रैम पे ये वाला टास्क दो, दूसरे वाले थ्रेड पे दूसरा वाला टास्क दो, ऐसे ना। कुछ क्वेश्चन पूछना, इज द प्राइमरी जॉब ऑफ एन HPC लाइब्रेरी इज टू मैनेज द टास्क एंड रिसोर्सेस ऑफ ए सिस्टम, or does it improve the computation of the system? Manage the task and resources of the system, or is it contribute to the computational improvement in the system? Computational improvement. बोथ पर्पस, लोड बैलेंसिंग करना, पैरेलल एग्जीक्यूशन करना,
Computational imputation uses parallel computing CUDA to split large task across multiple processors. ओके ओके। तो मतलब मैं गलत था। मैं सोच रहा था कि एचपीसी आपके आपको टास्क टास्क जो है उसको कम रिसोर्सेस में भी अच्छे से कर पाएगा, इसका कंप्यूटेशनल ऑप्टिमाइजेशन करके। लेकिन इसका काम है कि टास्क को सेपरेट सेपरेट छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके उनको थ्रेड्स के अंदर इस हिसाब से पास करेगा कि उसका लेटेंसी प्रोसेस होने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। जो बर्स्ट टाइम कम हो जाएगा। उसके साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि हाइब्रिड स्केलिंग में आता है, मतलब दोनों कर सकता है ये बेसिकली। इट्स नॉट लिमिटेड टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, दोनों चीज़ ही कर रहा है ये। Okay, how HPC improve the computational power of a system? कंप्यूटेशनल पावर ना करके हम लोग वर्टिकल स्केलिंग देते हैं ना। मल्टी थ्रेडिंग करता है, मल्टी कोर प्रोसेसिंग करता है, जीपीयू एक्सेलरेशन होता है, हाई स्पीड इंटरकनेक्ट्स, एडवांस मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये नॉर्मल सिस्टम में नहीं होता क्या? इसको एक बार ऐसे पूछो ना, नॉर्मल सिस्टम में क्या ये नहीं होता हाँ जो कि नहीं होता है एचपीसी ना, इसमें मतलब करता है? उसने दिया है कि सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में करता है। इज इट तो मल्टी थ्रेडिंग क्या नॉर्मल सिस्टम में नहीं होता? मल्टी थ्रेडिंग तो नॉर्मल सिस्टम में होता है, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के अलावा जो चीज़ें करता है ये, जीपीयू एक्सेलरेशन करना हो गया, या फिर हमारा मल्टी कोर प्रोसेसिंग करना हो गया मेनली तो। मल्टी कोर भी तो होता ही है ना। मल्टी कोर तो होता है, लेकिन जीपीयू एक्सेलरेशन वाला मेन चीज़ होता है, क्योंकि एआई ट्रेनिंग में या फिर किसी भी चीज़ में जीपीयू का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वही कोडा तो क्या नॉर्मल प्रोसेसिंग जो वाला सिस्टम चीज़ है। में तो क्या नॉर्मल सिस्टम में जीपीयू जीपीयू कम यूज होता है, और एचपीसी लाइब्रेरी अगर हम यूज करेंगे तो उसको ये एक्सीलरेट करता है? नहीं, मतलब नॉर्मल सिस्टम में भी होगा, कुछ ना कुछ तरीका होगा, जैसे कि मतलब नॉर्मल कंप्यूटर्स, लाइक नॉर्मल कंप्यूटर्स यूज जीपीयू एक्सेलरेशन ऑल्सो। हाँ, मतलब ये बोल सकते हैं कि आ, बहुत ज़्यादा मशीनरी में ये यूज़ करना चाहिए वगैरह में, जो जीपीयू वगैरह एक्सेलरेशन या जो भी होता है वो अपने आप ही हैंडल कर लेता है। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ नोड्स चल रहा है, सुपर कंप्यूटर्स चल रहा है, पूरा एक का पूरा एक सर्वर फार्म चल रहा है, तो उस केस में अच्छा, ये हमें। क्लस्टर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, मतलब हाँ, ये सभी पूरे करता है क्लस्टर को बेसिकली। मैनेज करता है। वही तो लिखा था उसके आर्किटेक्चर में भी, लिखा था ना कि नोड्स है, फिर इंटरकनेक्शन के लिए भी कुछ चीज़ें हैं। ये रहा इसका किधर गया, ये रहा, एक सेकेंड बस। हाँ, ये रहा कंप्यूटर नोड्स, फिर इंटरकनेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है, जॉब शेड्यूलर भी होता है, अपने आप में वही है। खैर, अब थोड़ा सा लाइब्रेरीज की तरफ आते हैं। व्हाट आर HPC libraries and what is the innovation made here in नहीं, इनोवेशन का बात में करेंगे। अभी ये पूछो कि व्हाट आर द एचपीसी लाइब्रेरीज एंड हाँ, एक सेकेंड, बताओ बताओ भाई। High performance computing libraries are specialized software libraries designed to optimize computational tasks for high performance system, typically used in supercomputers or clusters की बात आई। These libraries provide optimized functions for parallel and distributed computing, ensuring that large scale computations are handled efficiently across multiple hardware resources.
कॉमन एचपीसी लाइब्रेरीज, मैथ कर्नल लाइब्रेरी, लीनियर अलजेब्रा, एफएफटी। एफएफटी मुझे पता है शायद, एफएफटी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन शायद होता है, एफएफटी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। अरे ये बड़ा काम का चीज़ है भाई, Fourier फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़ा था फिजिक्स में। मतलब सिग्नल वगैरह का बेसिकली वो तोड़ मोड़ के कुछ कुछ करना, ये सब चीज़ें होता है इसमें, बहुत मज़ेदार चीज़ है वो, देखेंगे किसी इंटरफेरेंस दिन। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन वो सब ना। हाँ, रैंडम नंबर जनरेशन, फिर आता है जीपीयू एक्सेलरेटर लाइब्रेरी फॉर लीनियर अलजेब्रा, क्यूबलेस, फिर ये पोर्टेबल। मोस्टली तो ये मतलब मैथमेटिकल साइंटिफिक चीज़ें ही लग रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि ऐसा। वही तो ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं। हाँ, नॉर्मल अगर आपको वेब वेब ऐप एक चलाना होगा तो उसमें क्या ही रिसोर्स इंटेंसिव, Exo to थ्रेड programming एप्लीकेशन language चलाना। innovation and development background. Innovation introduces significant innovation in HPC program, providing a user schedulable language. Okay, okay, allowing performing defined scheduling strategies for compiler generated code, leading to much innovation. Okay, व्हाट इज यूजर, व्हाट इज दैट यूजर? अरे एक मिनट, अब हाँ बताओ बताओ। यूजर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो क्या था? Proper example. User scheduling language USL. हाँ, उसका मतलब क्या, पहले वो पूछो उसके बाद सिनेरियो। ये तो लिखा है। हाँ, Programmer has इज the ए ability यूजर to शेड्यूल define. लैंग्वेज। हाँ यही लिखा है अच्छा, ना। शेड्यूलिंग पॉलिसी को वो डिफाइन करेगा, द हाँ, सीक्वेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द computations in the code allowing them to optimize performance manually. This is a shift away from relying on compilers to automatically generate the fastest code. ओके, तो नॉर्मली सीपीयू जैसे शेड्यूल करता है टास्क को, उसको वो ओवरराइड करके खुद के हिसाब से वो शेड्यूलिंग लिख सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल ही जानते हैं ना, है ना। हाँ हाँ USL हाँ। एग्जाम्पल विथ हाउ केस। हाउ यूजर इफ, देखो मेरा एक डाउट है, अगर मैन्युअली वो शेड्यूल कर रहा है तो वो स्पेसिफिकली कुछ टास्क को शेड्यूल कर सकता है या फिर कंप्लीटली सारे टास्क को शेड्यूल करना पड़ेगा? तो फिर तो उसके लिए हेक्टिक हो जाएगा ना, क्योंकि इनहेरेंट जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको भी शेड्यूल करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है जैसे कि हम लोग एक प्रोग्रामिंग कुछ भी लिख रहे हैं, एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम वगैरह कुछ लिख रहे हैं या ट्रेनिंग वगैरह कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें एक मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। तो इसमें शायद एक्सो 2 में ये हमें मिल जाता है कि तुम किस हिसाब से कर रहे हो वही चीज़ को। तो एक लिखने का बस तरीका होगा कि तुम अगर ये फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, मान लो तुम्हें एक मॉडल को इतने बड़े टेस्ट डेटा सेट को टेस्ट करना है या फिर मॉडल को ट्रेन करना है, तो तुम्हें क्या क्या प्रायोरिटी देना पड़ेगा, 4-5 स्टेप्स होंगे, तो आपस में कुछ ऐसा होता होगा। तो नहीं अभी दिख तो रहा है। एक मिनट दो, एचपीसी हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा ना। क्या? Unlike traditional programming languages where the compiler automatically determines the execution schedule, USL gives the programmer control to एक मिनट explicitly schedule. एक मिनट there is a allows programmer to define the scheduling sequence, and parallelism is a computation in a way that optimizes performance of the target hardware. Unlike traditional program language where the compiler automatically अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना, एक सेकंड बस, मैं ये इनपुट को पता नहीं क्यों बार बार कम हो जा रहा है ये भाई, मेरे इनपुट बढ़ना। ये रहा, ये बना रहेगी। हाँ ठीक है, आगे चलो। एक मिनट ऊपर थोड़ा, हाँ परफेक्ट। allows the programmer to define the schedule, arrange the sequence, parallel of the computation in a way that optimizes performance of the target hardware. Unlike this is a will look at how a matrix computation kernel can be optimized using ASL applications. And optimizing it can greatly improve the performance for large-scale scientific simulation or machine learning tasks. मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज वेल एज मैं बस एक माइनर सा चेंजेस कर लेता हूँ, सॉरी एक सेकंड के लिए बस। इसमें चेंजेस कैसे करना पड़ेगा, कैसे होगा? ओह माय गॉड, स्क्रीन कैप्चर, हाँ ये रहा। ओहो छोड़ो, रहने दो भाई। क्या हुआ? इसका अरे ये कहाँ से आ गया?
चल रहा है ना सब सही? ठीक है, ठीक। अरे मुझे देखना था कि यही स्क्रीन को बस मतलब देखना है, और बाद में फिगर आउट अच्छा कर लेंगे। अच्छा। छोड़ो, पढ़ो Let पढ़ो us पढ़ो। assume we want to perform matrix multiplication using 2D matrix AB and store the result in the matrix A. Okay, standard matrix multiplication formula is this one. इसमें तो नीचे scroll करना। स्क्रॉल करो नीचे। हाँ, ये रहा। ठीक है। I K I J ओके ओके। I मतलब K बढ़ेगा 02। सो I हुआ तुम्हारा क्या? I हुआ रोज। अच्छा ठीक। Standard scheduling stuff without a user scheduling language, the compiler will likely handle the matrix sequential manner. It might loop over the rows of A and the columns of B and perform the simulation to compute C. However, it might not take full advantage of parallelism or hardware-specific optimization. Likely handle the matrix in a simple sequential manner. Okay. USL scheduling in USL like Exo2 will explicitly define how tasks or computations are scheduled and parallelized. Let's say we have multiple GPUs available for computation. Exo2 allows us to create a scheduling plan that optimizes the matrix multiplication using GPU parallelization. The programmer can define how matrix blocks are assigned to GPU, how data is transferred between devices, and optimal sequence of computation. Okay, USL is parallel matrix multiplication and GPU. A high-level overview of how a programmer would use EXO2 or use any EXL to optimize the matrix multiplication task. थोड़ा नीचे scroll करना भाई, define matrix sub blocks, वहाँ से start करना। First point से थोड़ा सा नीचे scroll करो, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और हाँ perfect. Instead of processing the full matrix at once, we split the matrix into smaller sub-blocks, example 2 by 2 or 4 by 2, 2 by 2 blocks that we can process independently and parallel across multiple cores in GPU. Block size 4 किया है इसने, तो I0 to N, I plus equals to block size, then J equals to 0, plus N is equal to block size 3. Okay, schedule क्या है इसने CC में? Use parallel scheduling to define how each block of A and B will be multiplied. The user can control which hardware resource will handle each block, optimizing for hardware architecture like EVX2, Neon and Phoenix. Parallel pseudocode for अच्छा pseudocode है ये। तो वो प्रॉपर Parallel कोड निकालने के लिए बोलेंगे ना। हाँ ये रहा। ओह you can नाइस। use cursors to what is जैसे cursor? मल्टी थ्रेडिंग में बहुत सारा थ्रेड होता है, फिर आपस में थ्रेड मतलब हम एक जैसे जावा में हो गया, ठीक है, तो थ्रेड डॉट आई गेस डन या वेट समथिंग कुछ होता है, जो हम कॉल करने के बाद जितना भी थ्रेड चल रहा है सब होने के बाद वो मतलब कंबाइन कर लेगा सारा। तो इसमें कर्सर्स होता है शायद उसके रेफरेंस में। अच्छा species ठीक है। सही है। एक्चुअल कोड हाँ, स्निपेट निकाले। नहीं चाहिए, पता तो चल गया मेन रीजन क्या है वो पता चल गया। पहले मैट्रिक्स डिवाइड करके उसके डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करो। ब्लॉक्स का मतलब है कि एक मैट्रिक्स एक कंप्यूटेशन है, बड़ा कंप्यूटेशन है, उसको छोटे कंप्यूटेशन में पहले डिवाइड करो, फिर एक कंप्यूटेशन को किस में डालना है, दूसरे को किस में डालना है, वो सीपीयू खुद से जब डिसाइड करता है तो वो सिंपल एल्गोरिथम माइट यूज अ सिंपल एल्गोरिथम, बट यूजिंग यूएसएल यू कैन शेड्यूल इट मैन्युअली विथ योर पावर, you know? ये रहा। Okay, this is exo2 syntax. ओह माय गॉड। Font है। चलो कोई बात नहीं। समझा भाई, मैं समझा। एक्सो 2 एक्चुअली हमारे लिए डायरेक्टली यूजेबल नहीं है। हम क्या है, नॉर्मल वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट करते हैं, वो तो यूजेबल हमें नहीं है। इसका हाँ। हाँ
ये आप देख लो भाई, क्लस्टर जब कमाल बनाओगे की चीज़ है क्लस्टर ये। में 1024 का अगर मेट्रिक साइज़ है, हम उसको 32-32 में अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर कैसे, मतलब कितना कमाल का चीज़ है ना ये। हमने अलग अलग ब्लॉक डिफाइन करा, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है, फिर 3 अलग अलग कर्सर्स हमने डिफाइन करे, छोटे छोटे ब्लॉक्स। वो अपना परफॉर्मेंस करेगा, फिर जब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, लुक थ्रू द सब ब्लॉक्स एंड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, फिर वही सब ब्लॉक्स में मल्टीप्लिकेशन। तो रिकर्जन इन ए बेस्ट वे, ऐसा सिंपल तरीके से, है ना। सही चीज़ है काफ़ी। रिकर्सिवली यूज कर रहा है। तो और फर्दर इसमें देखना है, या फिर हम चलते हैं कुछ जो हमारे काम का नहीं हो। नहीं, यूएसएल का तो मतलब क्या पता चल गया। तो ख़त्म ये आर्टिकल। बस बेसिकली यही सीखने नहीं मिला नहीं, हमको कि एचपीसी क्या होता है। एचपीसी अभी क्लस्टर्स आप पहले में आर्टिकल तो जाओ, पहले आप आर्टिकल तो जाओ, ये फिर से पढ़ते हैं एक बार स्टार्टिंग से। ऊपर से पढ़ना है ना। ये रहा। जी जी हाँ। Many companies invest heavily in hiring talent to create the high performance library code that underpins modern artificial intelligence system. Underpins का मतलब एक बार देख लो एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका। Support that support modern artificial intelligence system. NVIDIA, for instance, developed some of the most advanced high performance computing libraries, creating competitive. देखो कौन डेवलप कर रहा है? NVIDIA. Competitive mode that क्योंकि जीपीयूस has का मार्केट तो एनवीडिया ही कैप्चर कर रखा है ना अभी। जी जी जी। मोट क्या है पता है? मोट जीपीयूस नहीं नहीं, ये नहीं। मोट का एक्चुअल मतलब होता है तुम जिसको तुम्हारा एक पावरफुल टूल जो तुम्हारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है और तुम्हें जिसको प्रोटेक्ट करना है। कितना पसंद? 90% इन Q4 2024। कॉम्पिटिटर्स कौन है देखना है। जीपीयू का कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, देखते हैं, इसी में मेंशन होगा। ओह माय गॉड। एएमडी भी शायद जीपीयू बनाता है ना। इंटेल भी बनाता है, एएमडी भी बनाता इंटेल भी, एएमडी भी। Only few small steps and AMD will be in worst position in its entire GPU history ever. Oh my god. Oh my god. चलो ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला गया। हाँ, यहाँ आते हैं। ये पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट NVIDIA होता है। incentive, blah blah. But what if a couple of them? Okay, blah blah blah. What's the researchers at MIT Computer Science Artificial Intelligence Library has showed with a new programming language executive belongs to the category of programming language that MIT Computer basically calls the user schedulable language. Instead of hoping that an opaque compiler will auto-generate the fastest possible code, users could program to the driver's seat, allowing them to write schedulers that explicitly control how the compiler generates code. This enables performance engineers to transform simple programs that specify what they want to compute into complex programs that do the same thing as the original specification but much faster. Now the limitations existing USC Alpha original Alpha is a relative fix to the scheduling operation. Relatively fixed set of scheduling operation. Okay. What makes it difficult to reuse scheduling code across different kernels. The individual components in a one of the limitations of the existing USL is the relatively fixed set of scheduling operations, which makes it difficult to reuse the scheduling code across different kernels. In contrast, XO2 enables users to define new scheduling operations externally to the compiler, thus facilitating the creation of reusable scheduling libraries. Lead author Yuka Ikarashi, MIT PhD student in electrical engineering and computer science at the CES, executive can reduce total schedule code by about a factor of 100 and deliver performance computer with state-of-the-art implementation on multiple different platforms, including basic learning algebra
subprograms that power many machine learning applications, which makes it an attractive option for engineers in HPC focused on optimizing kernel across different operations, data types, and parallel applications. It's a bottom-up approach to automate automation rather than doing an ML AI search over high-performance code. So, Vishwashi, what that means is that the performance engineers and the hardware implementation can guide the scheduling library, which is the setup optimization techniques to apply on the hardware to reduce the performance. One major advantage of Vixo2 is that it reduces the amount of coding effort Sorry, sorry. needed at any one time by reusing the scheduling code across applications and hardware patterns. The researchers implemented a scheduling library with roughly 2,000 lines of code in Vixo2 encapsulating reusable optimization that are linear algebra specific, target specific. I mean, this library consolidates scheduling efforts across more than 80 high-performance kernels with up to dozen line of each code delivering performance comparable to or better than NPL OpenClaw facing height. Exeto includes a novel mechanism called cursors that provides what they call a stable reference for pointing at the object code throughout the scheduling process. Hikashi said that a stable reference is essential for users to encapsulate schedules within a library function, as it renders the scheduling code independent of object code transformation. Is it no? हाँ. We believe that USL should be designed to be user extensible rather than having a fixed set of operations. In this way, a language can grow to support large projects through the implementation of libraries that accommodate diverse applications. Specific design allows performance engineers to focus on high-level optimization strategies while ensuring that the underlying object code remains functionally equivalent to the use of safe limitations in future. Teamwork technology support for different types of applications like GPU. Several ongoing projects aim to improve comparison in terms of correctness, comparison time, and Megan Kelly co-authored the paper with Patrick Sweden, Kevin Pin, Sunil Houghton, ये बड़ा कमाल का चीज़ नहीं है. yeah, मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग में मतलब एक कोई प्रोसेस हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं, वो मल्टीपल थ्रेड्स यूज़ करके सेम ही प्रोसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड करके बस जल्दी से एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है. लेकिन ये कंपाइलर लेवल पे ही जाके छेड़खानी हो रहा है कि मतलब जिस हिसाब से तुम कंपाइल कर रहे हो प्रोग्राम को, उसका ऑर्डर ही चेंज कर दो तुम, कि मतलब तुम इसको पहले करो उसको बाद में करो. समझ रहे हो चीज़? समझा हाँ, मतलब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली टास्क असाइन होगा सीपीयू को, सीपीयू थ्रेड्स बनाएगा, थ्रेड्स के बीच में फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके वो एक एक काम के लिए पावर कंप्यूटेशनल पावर देता रहेगा. जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर आउटपुट में वो रिजल्ट देगा. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली सीपीयू लेवल में ही पहले वो अपने टास्क को डिवाइड कर दे रहा है छोटे छोटे टास्क में, एंड उसके लिए डायरेक्टली सीपीयू से ही रिसोर्स पावर लेके उसको दे रहा है. हाँ, और कैसे देना है वो खुद भी डिसाइड कर रहा है. खुद भी एम आई राइट? वो भी चीज़ है. और इसके मेनली लिए तो मतलब वो कंपाइलर स्टेज में कर रहा है. सबसे मतलब बड़ी बात और सबसे सरप्राइजिंग बात मुझे वो लगी कि ये कंपाइल होने के बाद मतलब जब रन कर रहा है ना, उसमें हम मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं कि तुम अलग अलग थ्रेड्स में जाके वो करो बोल के. लेकिन ये कंपाइलर स्टेज में कर रहा है कि तुम मतलब एक तो प्रोग्राम है, नॉर्मली ठीक है. भी वैसे ही होता है ना, नॉर्मली भी वैसे ही होता है ना. नॉर्मली ऐसे मतलब जैसे कि मान लो एक कोड है तुम्हारा, ठीक है, उसमें 4 या 5 रिकर्सिव फंक्शंस है, ठीक. तो हम लोग नॉर्मल जब कंपाइल करेंगे वो फंक्शंस को, तो अगर हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करेंगे मतलब कंपाइल करते वक्त तो नहीं करेंगे, कुछ प्रोग्राम है हमारा ऑलरेडी और उसको हम लोग इनपुट दे रहे हैं कि 4-5 फंक्शंस को कॉल हो रहा है वो, तो हर फंक्शन को वो मान लो अलग अलग करके वो मल्टी थ्रेड अलग थ्रेड में बना के वो एग्जीक्यूट करके हमें लास्ट में दे रहा है, ठीक है. वो अलग चीज़ हो गया कि तुम्हारा ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है चीज़ें, फिर वो प्रोग्राम जब तुम रन कर रहे हो तो तुम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर रहे हो. लेकिन इसमें कंपाइलेशन स्टेज में ही मतलब मल्टी थ्रेडिंग यूज़ हो रहा है कि तुम कंपाइल ही इस हिसाब से करो कि बहुत तेज़ी से हो जाए चीज़ें. समझ रहे हो? वो बड़ा सेक्सी चीज़ है.
खैर तो मतलब फिर इसमें जो कर्सर यूज हो रहा है, कर्सर और थ्रेड के बीच में कैसे क्या डिफरेंस है, ये जरा एक बार चैट जीपीटी से पूछ सकते चैट जीपीटी, अरे रे, हो? कर्सर इन एग्जैक्टली थ्रेड्स, नॉर्मल थ्रेड, अरे भाई ऐसे नहीं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख के बोलो। अरे वो तो पता चल जाएगा उसको। The cursor is a reference. Cursor is a reference or pointer to specific piece of data, typically used to maintain a stable reference throughout the execution of a program. The high-performance computing library and user schedulable language like Visual to Cursor help you manage and optimize how tasks access the access and manipulate data. Data reference, data access control, memory, concurrency control. Cursors are typically used to reference specific functionality data during the execution of the problem task to help improve race conditions. Race condition क्या? Make sure data is consistently used to create problems. कौन ज्यादा लो लेवल में जाता है, थ्रेड्स या कर्सर्स? आई थिंक पहले थ्रेड्स आता है, उसके बाद कर्सर्स आता है, क्योंकि कर्सर्स डेटा को मैनेज कर रहा है और टास्क को मैनेज कर रहा है. How a resource intensive problem is solved using cursor and threads go by giving the low level computational process set. कोड से कुछ मतलब नहीं है, हमें प्रोसेस फ्लो जानना है. क्या यहाँ चला, से पढ़ते क्या हैं। पता चला? एक एक क्वेश्चन पूछो, प्रोसेस फ्लो में क्या डिफरेंस है कर्सर एंड थ्रेड्स में? रिसोर्स मतलब एलोकेट कैसे होता है इन दोनों? थ्रेड क्रिएशन, थ्रेड्स आर क्रिएटेड. एक सेकेंड ऊपर बस, ऊपर वाला लो. मतलब ले रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं इतना डिटेल ही क्यों दे रहा है, ब्रीफली बताना, ब्रीफली इन टेबल फॉर्मेट। हाँ ये आ रहा, आ गया आ गया, आ गया। Divided into kernels which user defined schedules and data access patterns. Handled by OS framework that is Java is open into explicit scheduling defined by user using user threads execute concurrency and the OS manages context switching, execution order, data access and task parallelism are controlled by user defined schedules. Managed by OS with CPU and memory resources dynamically for execute resource allocation to. अच्छा, कर्सर के थ्रू रिसोर्स एलोकेट होता है, तो ये लो लेवल में जाता है.
thread level concurrency with each thread handling a portion of the task. Data level parallel model with scheduling executed on a block level with precise control over data. Uses synchronization techniques, blocks and semaphores to handle shared resources. No need for traditional synchronization mechanism with data is localized and explicitly managed via process. Optimization and deliberate optimization by threads management, thread pool and priority. Extensive control over optimization using resources. Reusable signal libraries. Targeting specific harvests. अरे भाई क्या है एंड ऑफ द डे मुझे भाई डाउट ये है कि जब कोई टास्क आता है तो उसको पहले सीपीयू से कंप्यूटेशनल पावर लेना पड़ेगा ना कंप्यूटेशनल पावर लेने को क्रोमा की एक सेकंड बस। हाँ 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 जी। कस्टम कलर। हाँ हाँ पहले ये कर ले ये तो पूरा ही चला गया भाई। कस्टम कलर में सिलेक्ट कलर छोड़ो। हो गया ये सब साउंड चेक पहले करना होता है कॉन्सेप्ट को ठीक है ठीक है। मेरे को नहीं लगता और देखना चाहिए हम लोगों को इसके अंदर, क्योंकि मतलब ना हमें यूज केस ओवरऑल नॉलेज तो आ गया हाँ, हाँ आ गया ओवरऑल बस। नॉलेज तो आ गया एक्सो 2 एंड ऑफ द डे एचपीसी क्या है एचपीसी मतलब बस एक लाइब्रेरी है जो कि हाई रिसोर्स इंटेंसिव टास्क हो जो ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लेते हैं उन सबको मैनेज करने के लिए उन सबको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली स्केल करके या फिर अच्छे से कैसे उन सबको रिसोर्स को एलोकेट किया जाए या फिर उनको कैसे अच्छे से उनको शेड्यूल किया जाए उसके लिए यूज होते हैं। एक्सो 2 एक एचपीसी लाइब्रेरी है और उसका जो मेन मोटो है एक्सो 2 लाइब्रेरी नहीं, एक्सो 2 एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज है उसका जो लैंग्वेज है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है यूजर शेड्यूलिंग क्योंकि यूजर टास्क को डिवाइड करके कर्सर के थ्रू उसको अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकता है एग्जैक्टली वो चीज तो प्राइमरी गोल चलो खत्म करने से पहले हम लोग थोड़ा सा वाइप कोडिंग देख लेते हैं। ये मार्केट में चल रहा है कुछ मेंटल वायरस काफी लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं बट जो वी इसको विल support यू नहीं कर रहे हैं। मैं आज वाइप कोडिंग किया मैं खुद से वाइप कोडिंग करके 2 घंटे में ही एक पेंटिंग बनाया वाइप तो कोडिंग है कर्सर क्या यूज ऐसे? किया AI डिपेंडेंट प्रोग्राम where person describes a problem in few sentences as a prompt. था LLM हाँ tuned for coding. The LLM generates software, shifting the programmer's log from manual coding to guiding, testing, and refining the AI generated source code. Vibe coding is claimed by its advocate to allow even amateur programmers to produce software without extensive training and skills required for software engineering. The term was introduced by Andres Karpathy in February 2025. Oh, ये तो बहुत ही recent वाला है। डिक्शनरी इन द फॉलोइंग ठीक है मंथ। ओह नाइस, ये देखते हैं ये कौन है भाई। एक्चुअली इसमें क्या होता है भाई जो एआई में एलएलएम को आपने बोला जैसे कर्सर एक है कर्सर को आप बोलोगे मुझे बस ऐसा एक फ्रंट एंड चाहिए रेपलिट में जाओगे बोलोगे ये एक फ्रंट एंड चाहिए ये सब फीचर चाहिए तो ये वो आपको पूरा कोड बना के दे देगा आप उसको कंपाइल करोगे कुछ चेंजेस चाहिए होगा बोलोगे इसका कलर रेड कर दो इसका कलर ब्लू कर दो हो गया उसको डिप्लॉय कर दो प्रोडक्ट बन गया। इसमें देखो लिखा है इट्स नॉट रियली कोडिंग, आई जस्ट सी थिंग्स, से थिंग्स, रन थिंग्स एंड कॉपी पेस्ट थिंग्स एंड इट्स मोर वर्क्स। क्या लगता है भाई ये वाइब कोडिंग वाला सब? चैट जीपीटी से एक बार पूछना व्हाई वाइब कोडिंग इज बैड व्हाई इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। यू आर ऑब्सेस्ड विद चैट जीपीटी, हर चीज चैट जीपीटी बस है। तो आप बोल दो आर्टिकल पढ़ के बोल दो अभी बोलता हूँ ना टाइम बचेगा। टाइम बचाना ही क्यों है भाई, कुछ चीजें हमें अरे कुछ भाई जब सीखना तक चाहिए। हाँ टेक्निकल नॉलेज सीख लेना भाई। Karapathy acknowledged that vibe coding has limitations, nothing that AI tools are not always able to fix or understand bugs, requiring him to experiment with unrelated changes until the problems are resolved. He concluded that he found the technique not too bad or throw away weekend projects and described it as quite amusing. The concept of vibe coding elaborates, okay, that artist's new programming language is English. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. कि
development was such that humans would no longer need to learn specific programming language to command computers. A key part. एक सेकेंड भाई, तुम्हें भी ये आइडिया आया होगा ना कभी, जैसे जैसे मैंने पहले अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस सीखा था, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले दिमाग में ये आया कि जब हमें इंग्लिश पता है ऑलरेडी, तो मैं सी प्लस प्लस की क्यों ज़रूरत है कि नहीं? अभी अगर हम लोग पूरा ब्लैक बॉक्स की तरह रख दे कि मतलब ये वाइब कोडिंग क्या है, प्रॉम्प्ट्स क्या है, ये सबको अंदर डाल दे, बस ये देखें कि किसी को अगर इंग्लिश आता है और वो कोडिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इसका जवाब है हाँ। और वो भी सिर्फ 2-2.5 साल के अंदर पूरा तख्त पलट गया है ना। काफ़ी मज़ेदार चीज़। Power of generative AI. A key part of the definition of vibe coding is that user accepts code without full understanding. AI researcher said, if an LLM wrote every line of your code, but you have reviewed, tested, and understood it all, that's not vibe coding in my book. That's using an LLM as a typing assistant. Oh my God. I'm not going to read this. I am a culprit of this. I'm a culprit of this. Oh, I know आज this. भाई I मैं- know this. I know this. I know this. But I tested all the lines of codes and understood the lines of code. ओके, एक्चुअली मुझे मतलब मुझे ये जानना है कि अचानक से, मुझे जितना याद है, मैं 22 साल का था, नवंबर 30th मेरा बर्थडे के दिन ही, मतलब ये चैट जीपीटी 4 तो नहीं एग्जैक्टली, एकदम ब्रेक थ्रू मॉडल जो रिलीज़ हुआ था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, शायद चैट जीपीटी 3 रिलीज़ हुआ था क्या 2022 में? Two चैट release हुआ. रिलीज नवंबर 30, 2022। थ्री 3.5। हाँ, फर्स्ट मॉडल कौन सा रिलीज हुआ था वो बोलो. पब्लिकली अवेलेबल हुआ था 3.5, यही है, इसमें पता चल जाएगा रिलीजियस ट्रेनिंग लिमिटेशन। ओह माय गॉड, हाँ ये रहा ना मॉडल मॉडल वर्जन. वर्जन्स, ये रहा फर्स्ट जीपीटी, अच्छा अभी डिसकंटिन्यूड है। अच्छा. तो ये जब रिलीज हुआ था ना 3 साल पहले, तो ऐसा क्या हुआ था कि मतलब एकदम ही पूरा सडनली जेनेटिव एआई के फील्ड में पूरा वो चेंजेस आ गया था। तो टेक्निकल एस्पेक्ट में मुझे वो चीज़ जानना है, तो हम अगले स्ट्रीम में शायद ये डिस्कस करें कि मतलब इससे पहले कैसा सीन था, ऐसे चैट जीपीटी 3.5 How मॉडल ने एकदम LLMs पूरा, changed the world. हाँ पूरा एग्जैक्टली मतलब 2022 में नवंबर 30 में क्या हुआ था। एक तो मतलब 2 वंडरफुल चीज़ हुआ था, वैसे मैं 22 साल का हुआ था जो अपने आप में ही अच्छा चीज़ है। उसके बाद 22 साल तक एक दुनिया का बोझ. ओह माय गॉड 25 साल तक तो उसमें उस फील्ड में एलएलएम के फील्ड में भी क्या हुआ था वो भी चीज़ देखना है ना। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना बस।